दोस्तों, आज हमने अपने कोचिंग सेंटर अपाला कैरियर कोचिंग में जो भी स्टूडेंट्स थे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे, एसएससी, रेलवे या दिल्ली पुलिस, SSSB के, वो सभी बच्चों का हमने एक टेस्ट लिया था। इसमें मुग़ल काल से संबंधित 20 प्रश्न हैं, रीजनिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ मैथ और कुछ आपके इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन हैं। जीएस में मुग़ल काल यानी हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस का हमने टेस्ट लिया बच्चों का एक डिजिटल तरीके से। वो टेस्ट सीरीज का जो हम आपको भी आप तक पहुंचा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। साथियों, हम उम्मीद करते हैं आप भी हमारे इस टेस्ट सीरीज से लाभान्वित होंगे। इसमें कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने निकाल के रखा है परीक्षा के लिए बच्चों को। उम्मीद करते हैं आगे प्रतियोगी परीक्षा में इनमें से प्रश्न आने की प्रबल संभावना होगी। इसीलिए आप लोग भी इन प्रश्नों को ठीक से याद कर लीजिएगा। आप भी जो भी एग्ज़ाम में बैठेंगे इन प्रश्नों में से मिलने की संभावना होगी। आप भी इन प्रश्नों को याद करके लाभ उठाएंगे। साथियों, ये आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें पहले जो सेक्शन में हमने हिस्ट्री रखा है, 20 क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं, उसके बाद रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश भी है। साथियों, पहला क्वेश्चन है, किस युद्ध की विजय के उपरांत भारत में मुग़ल वंश की स्थापना की गई थी? एक बार फिर सुन लीजिए, किस युद्ध की विजय के उपरांत भारत में मुग़ल वंश की स्थापना हुई? साथियों, ये जो क्वेश्चन यहाँ मिस्टेक हुआ है, ये प्रिंट करते समय, लिखते समय हुए की जगह हुई होगा, स्थापना हुई। पहला ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा ऑप्शन है पानीपत का द्वितीय युद्ध, तीसरा ऑप्शन है पानीपत का तृतीय युद्ध और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। साथियों, हम आपको बता दें, भारत में मुग़ल वंश की स्थापना जो हुई है वो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय से हुई। यानी ये युद्ध जो हुआ है, ये युद्ध 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता, पानीपत के मैदान में हुआ था 1526 में, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर विजयी हुआ था। इसी से मुग़ल वंश की स्थापना हो गई। साथियों, इसका पहला ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन पहले का ऑप्शन ए ठीक है। अगला ऑप्शन अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है टेस्ट सीरीज का, आज की टेस्ट सीरीज का, कि मुग़ल काल में किस शासक ने 1700 सरायों का निर्माण करवाया? 1700 सरायों का निर्माण करवाया। इसके ऑप्शन 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी शेरशाह, ऑप्शन डी शाहजहां। दोस्तों, इसका ऑप्शन सही सी है, यानी सी ऑप्शन सही है। शेरशाह सूरी ने 1700 सरायों का निर्माण कराया। दोस्तों, हम आपको बताएं, आप सोचते होंगे सराय क्या होती हैं। हम आपको बता दें, यानी शेरशाह सूरी का जो शासनकाल 1540 से और 1542 के 1540 से 1545 के बीच रहा है। उस समय उसने जनता की भलाई के लिए जो मार्ग थे उनके किनारे एक तरह से जो विश्राम गृह बनवाए थे, जिससे कि यात्री रात हो जाए, कहीं रास्ते में अपने गंतव्य स्थल तक ना पहुंच पाएँ, रात्रि में वो विश्राम कर सकें, ठहर सकें। इसीलिए उन सरायों को या विश्राम स्थलों को ही सराय कहा गया। इनका 1700 का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, जन कल्याण को दृष्टि में रखते हुए। अतः इसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, अकबर के बचपन का क्या नाम था? दोस्तों, अकबर के बचपन का क्या नाम था? पहला ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बदरुद्दीन, ऑप्शन सी जलालुद्दीन, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, हम आपको बता दें, इसका ऑप्शन बी सही है, अर्थात अकबर के बचपन का नाम जो था वो बदरुद्दीन था।
अर्थात अकबर जब 1542 में जन्मा था, 4-5 साल का था, तो 1546 में उसका खतना कराया गया, यानी मुसलमानी कराई गई। तो उस समय इसका नाम, यानी उस समय तक इसे बदरुद्दीन कहते थे, लेकिन खतना के समय इसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कर दिया गया। अतः उससे पहले यानी बचपन में इसे बदरुद्दीन कहा जाता था। अतः ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, चौथा क्वेश्चन, मुगल काल में एकमात्र हिंदू राजा कौन था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था? ऑप्शन ए राणा सांगा, ऑप्शन बी राणा प्रताप, ऑप्शन सी शिवाजी, ऑप्शन डी हेमू। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला मुगल काल में या कहें मध्यकाल में एक महत्वपूर्ण शासक हेमू हुआ करता था। हेमू, ये ऑप्शन डी सही है। ये जब मुगल वंश की स्थापना हो गई थी, हुमायूं का लगभग शासन था। इस समय चूँकि ये रेवाड़ी में नमक बेचा करता था लेकिन योग्य था, तो ये आदिल शाह सूर की सेना में भर्ती हो गया और शीघ्र ही ये सेनापति के पद तक जा पहुंचा। सूर शासकों में यानी आदिल शाह सूर के यहाँ जो बिहार में शासन कर रहा था, तो उसने यानी आदिल शाह सूर ने ही इसको यानी विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की थी। अतः इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 5वां क्वेश्चन, अकबर द्वारा स्थापित दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? यानी हिंदू या कह सकते हैं हिंदू राजा भी हो सकता है, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं अकबर के दरबार में वह कौन हिंदू उच्च पदस्थ पदाधिकारी था, एकमात्र हिंदू जिसने कि अकबर के दीन ए इलाही को स्वीकार किया? ऑप्शन पहला है बीरबल, ऑप्शन बी है राजा टोडरमल, ऑप्शन सी है मानसिंह, ऑप्शन डी है भारमल कच्छवाहा। साथियों, ये पहला इसका ऑप्शन पहला ए ऑप्शन सही है। यानी अकबर ने जब दीन ए इलाही धर्म शुरू किया था 1583 में, तो उस समय बीरबल ने इसको स्वीकार कर लिया, यानी एकमात्र हिंदू व्यक्ति था जिसने अकबर के दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया। ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, अकबर ने इलाही कैलेंडर की स्थापना की खुशी में जारी किया, यानी स्थापना की खुशी में जारी किया, या कह सकते हैं इलाही कैलेंडर, अकबर ने इलाही कैलेंडर दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की खुशी में जारी कब किया था? इसका उत्तर मैं पिछले प्रश्न को आपका उत्तर दे रहा था, उसको एक्सप्लेन करते समय मैंने बताया था। अकबर ने जब दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 में की, तो इसी खुशी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की खुशी में 1583 में इलाही कैलेंडर को जारी किया। अतः इसका ऑप्शन बी सही है। 1583 बी ऑप्शन आपका ठीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, 7वां क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, उस पर ईश्वर का नाम कितने बार खुदा हुआ है? यानी कह सकते हैं अकबर चूँकि एक सहिष्णु राजा माना जाता है, मुगल बादशाह माना जाता है, इसीलिए उसकी जो कब्र है, जो सिकंदरा में मकबरा है, उस पर ईश्वर का भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न नाम उसके उकेरे गए हैं ईश्वर के। ऐसा इतिहासकारों ने लिखा है कि 99 बार ईश्वर के या भगवान के नाम को वहाँ उसके कब्र को पर लिखा गया है या उत्कीर्ण किया गया है। अतः इसका ऑप्शन ए सही है। ए ऑप्शन इसका ठीक होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है आपका ऑप्शन डी, जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को किस खुशी में शाहजहां की उपाधि प्रदान की? ये भी अपने में क्वेश्चन है कि खुर्रम को या बचपन का शाहजहां का क्या नाम था? आंसर हो जाएगा खुर्रम। या कहें कि खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किसने प्रदान की? आंसर आपके क्वेश्चन में ही है, जहांगीर। अगर ये क्वेश्चन जो दिया गया है ये भी क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन इसमें सदते हैं कि जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को किस खुशी में शाहजहां की उपाधि प्रदान की। तो किस खुशी में हम आपको बता दें, जहां शाहजहां यानी खुर्रम को
दक्षिण विजय के लिए भेजा गया था, दक्षिण भारत की विजय के लिए, और वहाँ पर ये काफ़ी कुछ सफल हुआ। इसी खुशी में जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की और तब से खुर्रम को शाहजहां कहा जाने लगा। अतः इसका ऑप्शन बी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 9वां क्वेश्चन, मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? मुमताज़ महल, जो जिसकी याद में ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, जो आगरा में है, विश्व के 7 अजूबों में से एक माना जाता है, उस यानी जो ताजमहल जिसकी याद में बनवाया, मुमताज़ महल का जो असल नाम क्या था, या उसका जो ओरिजिनल नाम क्या था? ऑप्शन ए है अर्जुबंद बानो बेगम, ऑप्शन बी है सफीना बेगम, ऑप्शन सी है मुमताज़, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, हम आपको बता दें, मुमताज़ महल का असली नाम अर्जुबंद बानो बेगम है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10, किस मुग़ल शासक ने हिजरी संवत चलाया था? दोस्तों, हम आपको बता दें, हिजरी संवत चलाने वाला शासक शाहजहां हुआ करता था, शाहजहां। अतः इसका ऑप्शन जो है वो डी सही है। ऑप्शन डी, शाहजहां ने हिजरी संवत को जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन है आपका, किस जाट राजा को अफलातून कहा जाता है? अफलातून यानी प्लेटो कहा जाता है किस जाट राजा को, जो कि मुगलों के समकालीन था या मुगल शासन के दौरान हुआ था? ऑप्शन ए बदन सिंह, ऑप्शन बी चूड़ामल, ऑप्शन सी सूरजमल, ऑप्शन डी दुर्गादास। साथियों, आपको बता दें, सूरजमल जो जाट राजा है उसे जाटों का अफलातून माना जाता है। हम आपको बता दें, मुगलों के समय में जाटों का राज्य राजस्थान में जो भरतपुर आज का एरिया है इसके आसपास हुआ करता था। वहीं पर बदन सिंह, चूड़ामल, सूरजमल जैसे ये जाट हुए, इनमें सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता है। अतः ऑप्शन सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 13वां क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का विकास किया? गुरुमुखी लिपि का मतलब जो आज सिख लिपि है, या जिस भाषा में गुरु ग्रंथ साहिब या पंजाबी लिपि कहते हैं, इसका विकास किस गुरु ने किया? ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी गुरु हरराय। साथियों, हम आपको बता दें, गुरुमुखी लिपि का विकास गुरु अर्जुन देव ने किया। अर्जुन देव ने ही गुरुमुखी लिपि का विकास किया और उन्होंने ही जो गुरु ग्रंथ साहिब है, पवित्र ग्रंथ जो पंजाबियों का है या सरदारों का है, उसको लिपिबद्ध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 13वां क्वेश्चन आता है, पिछला 12वां क्वेश्चन था, 13वां क्वेश्चन है, किस सिख गुरु की दक्षिण भारत में छुरा मारकर एक गुलफाम पठान ने हत्या कर दी? ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी गुरु हरराय। साथियों, हम आपको बता दें, गुरु गोविंद सिंह थे जिनकी हत्या दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे गुलफाम नामक पठान ने छुरा मारकर धोखे से हत्या कर दी। ऑप्शन बी ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14वां क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने आज का अमृतसर नगर बसाया और वहां अकबर द्वारा दान की गई भूमि पर एक मंदिर बनवाया, जिस पर बाद में महाराज रणजीत सिंह ने सोने की परत चढ़वा दी, जिससे इस मंदिर को स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा और आज भी ये स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गुरु रामदास, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी गुरु हरराय। साथियों, हम आपको बता दें, ये अमृतसर नगर बसाने वाले गुरु रामदास हुआ करते थे, इसीलिए अमृतसर नाम पढ़ने से पहले गुरु रामदास ने इसको बसाया था, इस नगर को, तो उसे रामदासपुर कहा जाता था। और यहीं पर एक अकबर के द्वारा दान की गई तालाब जो 500 एकड़ में था, अकबर ने एक सिख गुरु की बेटी भीनी को दान दिया था, उसी में यहाँ पर एक स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया गया। ये स्वर्ण मंदिर, इसकी शुरुआत रामदास ने की, लेकिन इसे गुरु अर्जुन देव ने पूरा कराया। अतः फिलहाल क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो पहला ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है, किस मुगल शासक को लंपट मूर कहा जाता है?
किस मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है? ऑप्शन ए बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन बी जहांदार शाह, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी आलमगीर द्वितीय। साथियों हम बता दें, ये औरंगजेब के बाद जो उत्तरवर्ती मुगल शासक हैं इन्हीं के भिन्न भिन्न नाम हैं। इन्हीं में एक शासक जहांदार शाह हुआ करता था जिसको लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है, अतः ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 16वां क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने जजिया कर को समाप्त कर दिया फिर दोबारा भारत में कभी नहीं लगाया गया? साथियों हम बता दें, इसके ऑप्शन हैं अकबर, ए, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी जहांगीर। इसका आंसर मोहम्मद शाह आता है, जिसने 1520 में ये बैठा है आपका 1720 में गद्दी पे बैठा है मोहम्मद शाह, और 1748 तक इसने शासन किया है। इसका ऑप्शन बी सही है, मोहम्मद शाह आंसर बनता है। हालांकि इससे पहले अकबर ने भी इसको समाप्त किया था जजिया कर को, लेकिन पुनः लगा दिया गया बाद में। इसी तरह से बीच कुछ शासक इसको लगाते रहे, समाप्त करते रहे, लेकिन अंतिम रूप से इससे जजिया कर को मोहम्मद शाह ने समाप्त कर दिया। उसके बाद भारत में इसे कभी नहीं लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने 17वां क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन दिया गया है कि मुगल काल में किस राजपूत शासक ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा में वेधशालाएँ यानी ऑब्जर्वेटरी बनवाईं? ऑप्शन ए है भारमल, ऑप्शन बी है मानसिंह, ऑप्शन सी है जयसिंह, ऑप्शन डी है जसवंत सिंह। साथियों हम आपको बता दें, इनमें जयसिंह शासक हुआ था जिसने इन 5 नगरों में वेधशालाओं का निर्माण करवाया। इनमें दिल्ली में भी है, यानी ये वेधशाला जिससे अंतरिक्ष को या नक्षत्र विज्ञान को समझा जाता था। कह सकते हैं इन शासकों में एक वैज्ञानिक विचारधारा वाला एक जयसिंह शासक हुआ जिन्होंने इन 5 नगरों में वेधशालाओं का या ऑब्जर्वेटरी का निर्माण कराया, अतः ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18वां क्वेश्चन, चित्रकला के क्षेत्र में सबसे बड़ा अनुभवी मुगल शासक कौन था? यानी वह कौन मुगल शासक था जिसको चित्रकला का बहुत ही अनुभव था? बताया तो ये जाता है उसने घोषणा की थी, अगर एक ही चित्र को अगर कोई 2 चित्रकार बनाते हैं तो वह इतना बड़ा अनुभवी मुगल शासक था, वो बता सकता था कि आधा चित्र किसने बनाया है और आधा चित्र किसने बनाया है। ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, अतः इसका ऑप्शन सी सही है। जहांगीर को चित्रकला के संदर्भ में बहुत बड़ी जानकारी थी, अतः ऑप्शन सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 19वां क्वेश्चन है आपके सामने, शिवाजी किस वंश में जन्मे थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिवाजी किस वंश में जन्मे थे? ये क्वेश्चन तो इसमें 4 दिए गए हैं ऑप्शन ए भोसले वंश, ऑप्शन बी राजपूत वंश, ऑप्शन सी निम्न कुल, ऑप्शन डी मराठा वंश। साथियों इनमें हम आपको बता दें, मराठा वंश तो नहीं था, क्योंकि मराठवाड़े में बहुत सारे राजवंश थे, तो क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएं। और ये भी समझ लीजिए इसमें निम्न कुल भी नहीं था, यानी निम्न कुल में भी मराठा साम्राज्य में कई शासक हुए। साथियों आपको बता दें, शिवाजी का जन्म भोसले वंश में हुआ था, ऑप्शन ए सही है, अतः ऑप्शन ए इसका आंसर सटीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 20वां क्वेश्चन, जो संभवतः हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है। शिवाजी के समय में अष्टप्रधान क्या था? अष्टप्रधान क्या था इसके देखते हैं। अष्टप्रधान की जब आप मराठों का इतिहास पढ़ेंगे तो अष्टप्रधान का एक विशेष महत्व था, तो ये क्या था इसके बारे में हम देखते हैं। ये ऑप्शन ए है मंत्रियों का समूह, यानी कह सकते हैं 8 मंत्रियों का समूह, ऑप्शन बी 8 सहयोगी राजाओं का समूह, 8 कवियों का समूह, 8 विद्वानों का समूह। साथियों हम आपको बता दें इसका आंसर ए सही है, 8 मंत्रियों का, यानी शिवाजी ने अपने 8 चुनिंदा मंत्रियों का एक समूह बनाया। कह सकते हैं वो कैबिनेट हो सकती है जिसके सहायता से शिवाजी शासन करते थे। वास्तव में ये 8 मंत्रियों का समूह ही एक अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। इन 8 मंत्रियों में सबसे प्रमुख पेशवा होता था जो कि एज ए प्रधानमंत्री की तरह काम करता था। साथियों इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 21वां क्वेश्चन,
मैथ से संबंधित है साथियों। ये मैथ का क्वेश्चन है। 2 टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर एवं 56 लीटर है। 120 लीटर और 56 लीटर है, 2 टंकियों की धारिता है। वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरा नाप दे। कह सकते हैं आप सिंपल भाषा में, यानी 2 टंकियां हैं या 2 ड्रम हैं, जिसमें एक ड्रम में या एक टंकी में 120 लीटर पानी आता है या तेल आता है, और दूसरी में 56 लीटर आता है। अब किस बड़े से बड़े माप का बर्तन ले लें या कटोरा ले लें या नपना ले लें, जिससे दोनों टंकियों के तेल या पानी को बराबर नाप दिया जाए। ऑप्शन इसका क्वेश्चन अगर सॉल्व करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन है साथियों। जहाँ बड़े से बड़े बात आए तो वहाँ HCF होता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक कह सकते हैं। यानी यहाँ पर 120 और 56 का हम HCF निकालेंगे। तो 56 का यानी 56 से 120 को भाग कर दीजिए HCF निकालने के लिए। 56 दूनी 112, बचा कितना 8। अब 8 से फिर भाग कर दीजिए किसको, 56 को। HCF निकालना आप जानते होंगे। 8 सत्ते 56, यानी पूरा कट गया। इसका मतलब इसका HCF या महत्तम समापवर्तक 8 है। अब सवाल है 8 तो आंसर है नहीं, क्योंकि ये तो लीटर में दिया है और इसका आयतन घन सेंटीमीटर में दिया है। साथियों हम आपको बता दें 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है। घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो 8 लीटर बराबर कितना होगा, चूँकि आंसर 8 लीटर में आता है, 8000 होगा। इसीलिए ऑप्शन इसका C सही है, यानी 8000 घन सेंटीमीटर आंसर इसका सटीक आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का। हम समझते हैं आप इसको आसानी समझ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चनों को आप प्रयास कीजिए, निकाल लेंगे। अगर समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर, 169 सेंटीमीटर लंबी 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की संख्या क्या होगी। यानी एक बार फिर समझ लें कि 4 छड़ें हैं, यानी एक है 78 सेंटीमीटर की, दूसरी है 104 सेंटीमीटर की, एक है आपकी 117 सेंटीमीटर की और एक है आपकी 169 सेंटीमीटर की। साथियों इन बड़ी से बड़ी छड़ काटनी है, तो जहां मैंने आपको बताया बड़ी से बड़ी संख्या या लंबाई या चौड़ाई जो भी पूछे तो वहाँ महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, यानी HCF निकालते हैं। इसके लिए 78 104 का HCF निकाल लीजिए और 117 और 169 का। तो हम 2 संख्याओं का देखते हैं, यानी 117 से हम भाग करेंगे 169 को। 169 117 यानी 117 एकम 117, बचा कितना आपका, यानी ये आया आपका 9 में से 7 गया 2 और ये आया आपका 52, यानी 52 से 52 से डिवाइड कर दीजिए 117 को, यानी 52 52 दूनी 104, यानी 52 दूनी 104। 17 में से 117 में से 104 गया, 7 में से 4 गया 3 और ये 13। अब ये 2 संख्याओं का HCF 13 आया, 117 169 का। क्या ये 13 से हम दोनों संख्याओं को इसको डिवाइड करके देखिए भाग जा रहा है, अगर जा रहा है तो यही होगा, अन्यथा फिर HCF दोनों का निकालना पड़ेगा। 13 छक्का 78, 13 सत्ते 13 सत्ते 91, 13 8 104, यानी इसका मतलब इनका HCF क्या हुआ, 13 हुआ। यानी बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी यानी जो छड़ होगी, इतनी जो लंबाई की 4 छड़ें हैं, इनमें बड़ी से बड़ी छड़ 13 सेंटीमीटर की काटी जा सकती है। अब कुल छड़ें कितनी हो गई, आइए हम इसको भी देख लेते हैं। यानी एक है आपकी, देख लेते हैं 78, दूसरी है 104 और ये अगली है 117 और अगली है 169। अब 13 से 78 सेंटीमीटर की छड़ में से 13 सेंटीमीटर की कितनी कटेंगे, 13 से भाग कर दीजिए, 13 छक 78, ऐसे इसको भाग कर दीजिए 104, 13 8 और 117 को 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 13 9 117, 169 को 13 से करेंगे 13 13 169। अब इस 13 9 कितना, इनको जोड़ लेंगे, 13 और 9 22, 22 और 8 30, 30 और 6
36। यानी इसका मतलब ये इनमें बड़ी से बड़ी क्षणों की संख्या 36 होगी, अतः ऑप्शन सी ठीक है। बहुत आसान तरीका है। इस तरह के सवाल आप टेक्स्ट बुक या बहुत सारी मार्केट में बुक हैं उनसे प्रयास कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन आता है, एक रेलगाड़ी खचाखच भरी है। खचाखच भरी है। एक स्टेशन पर 1/3 यात्री उतर जाते हैं और 96 यात्री चढ़ जाते हैं। अगले स्टेशन पर उनमें से आधे यात्री उतर जाते हैं और फिर 12 यात्री चढ़ जाते हैं। इसके पश्चात तीसरी स्टेशन पर रेलगाड़ी में यात्रियों की संख्या 248 रह जाती है। तो बताइए आरंभ में कितने यात्री थे। साथियों, इसके लिए हम मान लेते हैं, माना आरंभ में 1 यात्री था। मान लेते हैं आरंभ में 1 यात्री था। ये 1 यात्री हमने मान लिया। अब क्या कह रहे हैं कि 1 यात्री जो हैं उसमें से, एक मिनट थोड़ा सा हम क्वेश्चन को पीछे ले जाएंगे। हाँ, ये आ गया। तो मान लेते हैं 1 यात्री था शुरू में, खचाखच भरी है तो 1 यात्री था शुरू में, 1/3 उतर गए। तो 1/3 उतर गए, 1 में से 1/3 1/3 उतर गए, तो बचा कितना, 2/3 बचा। ये उतर गए और 1/3 उतर गए और 96 चढ़ गए। तो 1/3 उतरने के बाद 2/3 बचा, यानी 2/3 बचे और 96 चढ़े। ये आ गया 96 चढ़ गए। ये पहले स्टेशन की बात है। अगले स्टेशन पे इसमें से आधे उतर गए, आधे यानी इसमें से हाफ हो गए, इनका हाफ हो गया। और क्या कह रहा है, 12 यात्री चढ़ गए, 12 चढ़ गए। ये अगले स्टेशन की, सेकंड स्टेशन की बात है। इसके बाद गाड़ी चल देती है। इसके पश्चात तीसरी स्टेशन पर रेलगाड़ी जब पहुंचती है तो उसमें 248 यात्री होते हैं, यानी 248 ये यात्री पहुंचते हैं। 248 यानी ये यहाँ लिखे देते हैं, 248 यात्री जो हैं तीसरी स्टेशन पर मिलते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे। साथियों, हम आपको बता दें, ये 12 जो है इधर जाएगा, 248 में से माइनस हो जाएगा। तो 248 में से 12 माइनस हो गया तो कितना बचा आपका बचा 236। 200 हम यहाँ लिख लेते हैं 36। अब बचा आपका, इसका आधा कर लेते हैं, इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इस ब्रैकेट को। तो 96 का आधा, ये आपका ये बराबर हो गया, 96 का आधा कर लेंगे इसका, तो ये 48 आ गया। और 2/3 बटे इंटू 2 हो जाएगा, यानी इसको हम मिटा देते हैं। 2/3 यानी 2/3 गुणे 2, ये आ गया। यानी तो अब सवाल इतना रह जाता है, थोड़ा सा अटपटा हो गया क्वेश्चन आपको। खैर, ये हम ले लेते हैं। तो 2 से 2 कट गया। इसके बाद इस सवाल को हम नीचे ले आते हैं, तो ये 1/3 ये आया, और ये 48 बराबर, यानी ये 48 ये प्लस में है, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 236 माइनस 48 माइनस कर देते हैं। तो 6 में से 8 गया, माइनस कर देते हैं। 8 16 में से 8 गया, 8 बचा। 2 में से 12 में से 8 गया, यानी 12 में से 4 गया, 8 बचा। और 2 में से 1 बचा। ये 1/3 के बराबर आई। तो 1 माना था, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर 3 से गुणा हो जाएगी। 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24, 2 26, और 3 एकम 3 2 5, यानी कुल यात्री की संख्या कितनी आई, 564। 564 जो आई, इसका मतलब ऑप्शन सी में हमें 564 दिख रहा है, यानी ऑप्शन सी इसका सही है। बहुत आसान है, जैसा कहते जा रहा है वैसा करते जाइए। या तो आरंभ में 1 मान लीजिए या x मान लीजिए, इसी सिस्टम से इसको रख लीजिए, और रखने के बाद बोर्ड मास सिस्टम की सहायता से इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपके सामने होगा। अगला क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन है कि 0.6, ये 0.6, 9.6 और 0.36 का एलसीएम क्या होगा, यानी लघुत्तम समापद क्या होगा। आसान है साथियों, इसके एलसीएम निकालने के लिए हम पहले इसको लिख लेते हैं। ये आया दशमलव, अब इसके बाद अगली संख्या ये आई 9.6 और अगली संख्या है 0.36। तो सबसे ज़्यादा दशमलव के बाद संख्या इसमें है, 2 हैं, हम बराबर कर लेते हैं। दशमलव के बाद संख्या 0 लगा देते हैं, यहाँ नहीं है बराबर, तो अगर बराबर होती तो कोई बात ही नहीं। तो ये जिसमें हट गया, बटे में 100 आ गया, यहाँ भी बटे में 100 आ जाएगा, और यहाँ भी बटे में ये जो 6 है 6 यानी 60 हो गया, ये भी 100 कर लेते हैं, 100 आ गया। इसका मतलब 1/100 हम अलग कर लेते हैं। संख्या कितनी बची, 60, ये बची 960,
960 और ये बची आपकी 36। इनका एलसीएम आप निकालोगे तो दोस्तों हम आपको बता दें 2880 आएगा एलसीएम। इन संख्याओं का एलसीएम 2880 आएगा। इसको चूँकि 1/100 है, नीचे बची संख्या 100 में है, 100 ले लेंगे। अब इसका मतलब 100 बटे में है, यानी 2 0 1 और 2 1 2, यानी जिसमें 2 स्थान पहले पहुंच जाएगा, यानी कह सकते हैं 228.80 या 8 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में ये दिया हुआ है, अतः ऑप्शन बी सही है। आंसर ऑप्शन बी होगा। हम समझते हैं आप समझ गए होंगे। ऐसे सवालों को क्या करेंगे, यानी सबसे पहले दशमलव के बाद की संख्याएं बराबर कर लेते हैं। अगर बराबर नहीं है तो जीरो लगा के बराबर कर लेते हैं। उसके बाद दशमलव को हटाकर नीचे बटे में संख्या ले लेते हैं। चूँकि 100 आए, 1000 आए, 10, उसको एक तरफ कर लेते हैं 1 बटे में। और जो संख्याएँ शेष बचती हैं, जैसे ये बची हैं, और इनका एलसीएम लेके फिर जितना भी बटे में आ रहा है उससे डिवाइड कर देते हैं। या जो 0 0 हैं तो जितने 0 हैं लास्ट से उतने संख्याओं, यानी 2 0 तो 2 संख्याओं के पहले, अंत से 2 संख्याओं के पहले पॉइंट लगा देते हैं। अगर 10 होता 1 0 होता, 1 के पहले 3 0 होता, 3 के पहले पॉइंट लगा देते। उस तरह से हमें आंसर मिल जाता है। भिन्न वाली संख्याओं का एलसीएम आसानी से हम प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन और है हमारे सामने। 1/3 यह है 1/3, 2/9, 5/6, 4/7 का लघुत्तम सामवर्त ज्ञात कीजिए। यानी कह सकते हैं, आप जानते होंगे ये भिन्न है, भिन्नों का एलसीएम निकालते हैं। तो भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए एक फार्मूला हम आपको बताते हैं। भिन्नों का एलसीएम बराबर होता है, चूँकि ऊपर की जो अंश होते हैं या न्यूमरेटर होते हैं, न्यूमरेटर का एलसीएम बटे जो नीचे की संख्याएँ होती हैं उनका एचसीएफ। तो चूँकि एलसीएम होगा, इनका एलसीएम हो जाएगा। बहुत आसान है, एलसीएम को हम एल से लिख रहे हैं। ऊपर क्या है देखें, 1 है ऊपर, 2 है, 5 है, और ये 1 5 4, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 1 2 5 4, यानी 5 चौक 20 हो जाएगा। एलसीएम आपका 20 दिखाई दे रहा है बनता हुआ। अब नीचे जो हर हैं इसके डिनोमिनेटर हैं, ये 3 है, 9 है, 6 है, 27 है। इसका एचसीएफ देखें, शायद मेरे ख्याल 3 की सबसे ये संख्या से देखें, इसमें डिवाइड करके ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, यानी इसका एचसीएफ 3 आ रहा है। तो इसका मतलब नीचे हरों का एचसीएफ 20/3 इसका आंसर आता है। अतः ऑप्शन सी सही है। आसानी से ऐसे सवालों को आप हिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 26वां क्वेश्चन, जो रीजनिंग से संबंधित है। इसमें है 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निष्कर्षों में से सही निष्कर्ष को चुनिए। यानी सभी ज्ञान अच्छा होता है। हम यानी साइलोजिज्म की सहायता से ले लेते हैं, सभी ज्ञान अच्छा होता है। हम फिगर बेनारिक बना लेते हैं, सभी ज्ञान अच्छा होता है। ये आ गया सभी, ये आ गया ज्ञान, और ये हो गया, ये आ गया अच्छा। अब कह रहा है सभी ज्ञान कठिन होता है। तो ये आ गया ज्ञान अंदर और बाहर आ गया कठिन। यानी अब देखते हैं ऑप्शन ए, यानी ये आ गया सभी ज्ञान अच्छा होता है, सभी ज्ञान अच्छा होता है। अच्छा बाहर हो गया, सभी ज्ञान अंदर हो गया। सभी ज्ञान कठिन होता है, तो यानी होता की जगह हिता हो गया, इसको होता पढ़ें। तो सभी ज्ञान यानी अंदर हो गया, कठिन बाहर हो गया। अब पहला ऑप्शन है सभी कठिन चीज़ें ज्ञान है, सभी कठिन चीज़ें ज्ञान है। सभी कठिन क्या ज्ञान के भीतर है? नहीं, ज्ञान अंदर है, कठिन चीज़ें बाहर हैं। ये ऑप्शन सही नहीं है। अगला आता है कुछ चीज़ें, कुछ अच्छी चीज़ कठिन होती हैं। कुछ अच्छी चीज़, अच्छी यानी कुछ अच्छी, देखो सब अच्छी तो नहीं है, पूरे में अच्छी हैं वो ज्ञान नहीं है। कुछ इसके अंदर वाली चीज़ें ज्ञान हैं, यानी अच्छी हैं जो ज्ञान के अंदर हैं, ये हो गई। और कुछ जो कठिन चीज़ें वो ज्ञान है, तो इसका कठिन का कुछ और कुछ अच्छे का, दोनों का कुछ कुछ भाग है, तो कुछ अच्छी चीज़ कठिन होती है। ऑप्शन बी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, अतः इसका आंसर बी सही है। ऑप्शन इसका बी सही है, यानी साइलोजिज्म के यानी बेनारिक की सहायता से इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से इसके निष्कर्ष पे या सही उत्तर पे पहुंच जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है, रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर कौन सी संख्या होगी साथियों? 48 पे 24, 72, 36, 108। साथियों 48 और 24 में संबंध आधे का है,
48 का आधा 24, फिर अगली संख्या 72, 72 का आधा 36, फिर 108, 108 का आधा 54 होगा। इसका ऑप्शन डी सही है। आसानी से समझ गए होंगे। रीजनिंग लॉजिक पे होती है, लॉजिक बेस को ही पकड़ें तभी रीजनिंग, शब्द ही रीजन से बना, उस रीजन को पकड़ लेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। यानी इसमें अगला क्वेश्चन 28 में निम्नलिखित में अगला पद क्या होगा, यानी यहाँ पर पूछ रहा है अगली संख्या क्या होगी। साथियों इसमें हम देखते हैं, इन दोनों में अंतर देखते हैं, 20 हो गया। इन दोनों में अंतर देखते हैं, ये 40 हो गया, ये 40 हो गया, ये 20 हो गया। अगले में अंतर देखते हैं यहाँ पर, यानी ये 0, 9 में से 9 गया, 22 में से 13 गया, 13 9 22 90 हो गया। और ये आपका हो गया 2, 5 में से 3 गया 2, 34 में से 22 गया, ये आ गया आपका 22, 122 आ गया। यानी हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है रीजन, यहाँ पर कोई अंतर साफ नहीं दिख रहा है। 20, 40, 90, 22। इसमें फिर अंतर देखते हैं, यानी 20 और 40 का अंतर है 20, 20 में 20 जोड़े 40, 40 में ये आपका कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से एक संख्या छूटी है, 70 और 130 की, 70 130 की छूटी है, इसमें आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 13 में से 7 गया 6, 63 हो जाएगा। तो ये आ गया, ये 20 और 40 में से 20 गया 20, और ये 63 में से 40 गया 23, और इसमें से 90 में से 63 जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका थोड़ा सा इस तरह से माइनस करते जाएंगे, इसमें से ये आएगा। तो ये कुल मिला के इसका आंसर आएगा, मैं समझता हूँ इसका 505 आंसर आने की संभावना है। यानी इसका आंसर 505 होगा। इसको सॉल्व करेंगे, आसानी से निकाल सकते हैं, चूँकि इस पर मोबाइल स्क्रीन पर पेन, चूँकि स्क्रीन छोटी पड़ रही है, इन्हें सॉल्व करके मैं बता देता है। इसका सॉल्व करिए, चूँकि इसका अंतर करें, इसका अंतर करें, इसका अंतर करें, इसका फिर भी नहीं आएगा, फिर इनका अंतर करते जाइए, फिर इनका अंतर करते जाइए, फिर आपको सीरीज मिल जाएगी, और सीरीज मिलने के बाद फिर यहाँ पर पहुँच जाएंगे, आसानी से आपको आंसर 505 के लगभग मिलेगा। ये इस तरह से ऑप्शन इसका ए ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 29वां क्वेश्चन है, यानी फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है। निम्नलिखित को कौन सा वेन आरेख सही व्यक्त करता है साथियों, यानी चमगादड़, गधा और स्तनधारी। साथियों ये क्वेश्चन साइंस के जीके से संबंधित है रीजनिंग का। साथियों हम आपको बता दें, पहला यानी चमगादड़ और गधा दोनों ही स्तनधारी होते हैं, यानी चमगादड़ अलग होता है, गधा अलग होता है, लेकिन दोनों ही क्या होते हैं, स्तनधारी होते हैं। अतः इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 30वां क्वेश्चन। करीम जब फिसल कर गिरा तब वह पूरब दिशा में जा रहा था। करीम जब फिसल कर गिरा तो पूरब दिशा में जा रहा था। फिसलने से पूर्व वह घर से निकलकर 100 मीटर आगे चला और आगे चलकर दाएं मुड़कर आगे स्कूल के पास से बाएं मुड़ गया, और तथा कुछ आगे चलने के बाद वो दाएं मुड़ा था, पुनः दाएं मुड़कर चौक से पहुंच गया, और इस तरह से वह दाएं मुड़ा था, वह अपने घर से किस दिशा में निकला था। यानी वो सवाल है कि जब पूर्व पहले की बाद की दिशा दी हो, घर से किस दिशा में निकला था, यानी बाद की दिशा दी गई है, पहले की शुरुआत की पूछ रहा है। ऐसे सवालों को एक यहाँ से इस तरह से हम फिगर बना लेते हैं, जैसा कहते जा रहा है मान लेते हैं। इस पर अभी दिशा हम निर्धारित नहीं कर रहे हैं, हम देखते हैं। यानी फिसल कर गिरा तो पूरब दिशा में जा रहा था, पूरब में जा रहा था। फिसलने से पूर्व घर से निकलकर 100 मीटर मान लेते हैं, घर से यहाँ से निकला, 100 मीटर चला, क्योंकि दूरी नहीं पूछ रहा है तो हम चलते जाएंगे। 100 मीटर आगे चलकर दाएं मुड़ा, ये मुड़ गया दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ा, आगे स्कूल के पास से फिर बाएं मुड़ा, यानी बायां ये हो जाएगा इसका, बाएं मुड़ा। और था कुछ आगे चलने के बाद दाएं मुड़ा, आगे चलने के बाद बाएं मुड़ा, फिर बायां आपका ये हो जाएगा इधर, जब ये बायां ये हो जाएगा आपका बाएं मुड़ा, ये बाएं मुड़ गया था। कुछ आगे चलने के बाद फिर बाएं मुड़ा, यानी इस तरह से करेंगे तो बायां आपका ये हो जाएगा, ये आ जाएगा, बायां मुड़ा, फिर चलने के बाद बाएं मुड़ा था, पुनः बाएं मुड़कर, अब ये चूँकि बाएं मुड़ा है तो ये हम इस तरह से रख लेंगे, अपने दाएं बाएं समझ लीजिए। फिर ये बाएं मुड़ा तो बायां ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, बायां मुड़ा, और पुनः
बाएं मुड़कर अंततः चौक से दाएं मुड़ गया। अब ये दाएं मुड़ेगा तो दायां आपका इधर हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगी। अब ये डायरेक्शन, जब ये गिरा तो इसका मुंह किधर था देखें, करीब फिसल कर गया तो पूरब दिशा में जा रहा था। ये पूरब ईस्ट है इसकी। जब ये ईस्ट है, दिशा यहाँ बना लेंगे, ये ईस्ट हो गई तो ये ईस्ट, तो ये वेस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट, तो ईस्ट हो गया। तो आपका ये आप ऐसे समझ सकते हैं, ये साउथ हो गया और ये नॉर्थ हो गया। तो घर से किस दिशा में निकला था ये आपको देखना है। तो ये पूरब दिशा में जा रहा था, फिसल के गिरा, इधर आ रहा था, इधर आ रहा था। जब इधर आ रहा था और निकला किधर, इसका आंसर पश्चिम होना चाहिए। इसका आंसर पश्चिम होना चाहिए हमारे विचार से। खैर देखिएगा, आंसर पश्चिम निकल रहा है, हो सकता है दूसरा भी हो सकता है। इस तरह से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्योंकि इस पे मोबाइल पर इतनी स्क्रीन नहीं है जिससे भी क्वेश्चन को सटीक तरीके से सॉल्व कर पाएँ। अगला है फाइंड आउट द क्वेश्चन। इंग्लिश के क्वेश्चन से दिए हुए हैं, उनको हम देखते हैं कहाँ गलती है कहाँ नहीं। पहला इसका इंग्लिश का क्वेश्चन जो कि 31 है इस सीरीज का, फाइंड आउट द मिस्टेक, यानी इस दी हुई 4 पार्ट हैं सेंटेंस के, इसमें गलती बताना है। पहला पार्ट है द पीपल ऑफ इंडिया, PQRS, यानी ये समझ लीजिए, अगर ये द पीपल ऑफ इंडिया पहला पार्ट है, अगर इसमें गलती है तो P का पे निशान लगाना है, ABCD में ऑप्शन दिए। एंड श्रीलंका R, ये Q पार्ट है, इसमें गलती है तो Q लगाना है। गुड बट बोथ, अगर इसमें तीसरे पार्ट में गलती तो R निशान लगाना है। इस तरह से हमें इसको चेक करना है। तो देखें, द पीपल ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका आर गुड बट बोथ आर रिस्पेक्टेड, यानी इसका कौन सा आंसर होगा, इसमें ऑप्शन ए सही होगा, यानी P पार्ट में गलती है। क्यों? क्योंकि द पीपल, हम जानते हैं पीपल माने लोग होता है, प्लूरल होता है, लेकिन जब 2 कम्युनिटी या 2 समुदाय या 2 धर्मों के लोगों को दिखाते हैं या 2 राष्ट्र के लोगों को दिखाते हैं तो वहाँ पीपल्स लिखा जाता है, इसीलिए यहाँ पीपल्स आना चाहिए। इसमें मिस्टेक है, यानी ऑप्शन ए ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी तरह से आता है आपका, ऑल टाइप्स ऑफ फर्नीचर्स ऑफ P पार्ट आर इन दिस शॉप, Q पार्ट, बट दिस शॉपकीपर R पार्ट इज चीटर, नन ऑफ दीज, यानी कौन सा होगा। दोस्तों आप समझ गए होंगे, फर्नीचर को प्लूरल यानी नहीं लिखा जाता, केवल फर्नीचर होता है। फर्नीचर है, मैथमेटिक्स है, ये सिंगल सब्जेक्ट होते हैं, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, ये ट्राउजर्स है, इस तरह के ये एक ही के लिए लिखते हैं, प्लूरल नहीं होते हैं, इसीलिए मैथ फर्नीचर होगा। क्योंकि यहाँ पर ऑल टाइप्स इनको प्लूरल लिखते हैं तो ऑल टाइप्स में लिखते हैं, अतः ऑप्शन इसका भी ए सही है, P पार्ट में मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 33, फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन इन एम्प्टी स्पेस, ही इज माई एल्डर सन एंड गैप बिलो, यहाँ जिसमें से जो प्रीपोजिशन 4 दी हुई है ऑप्शन में एक सटीक लिखना, अंडर, बिलो, लेस, बिनेथ। हम आपको बता दें, इसको यहाँ बिलो आएगा, क्योंकि किसी संख्या से नीचे दिखाने के लिए वहाँ पर बिलो का यूज किया जाता है। अतः अंडर भी कर सकते हैं आप, लेकिन बिलो ही इसका आंसर होगा, क्योंकि बिलो ही संख्या से नीचे को दिखाने के लिए किया जाता है। अंडर भी नीचे दिखाने के लिए किया जाता है, लेकिन वो किसी वस्तु के नीचे, यानी कोई वो भी वर्टिकल अगर नीचे दिखाओगे तो भी नहीं आएगा, लेकिन सामान्य तौर से नीचे दिखाने के लिए, किसी वस्तु के कोई चीज़ नीचे दिखाने के लिए अंडर, लेकिन किसी संख्या या कोई एक जो आपका अनुमान उससे नीचे दिखाने के लिए हम बिलो का यूज करते हैं। ऑप्शन बी ठीक है ग्रामर के अनुसार। अगला क्वेश्चन आता है 34वां क्वेश्चन है, मार्क द करेक्ट आंसर। पहला है ही इज इन्फीरियर दैन हिज ब्रदर, दूसरा है ही इज इन्फीरियर कॉमा हिज ब्रदर, ही इज इन्फीरियर टू हिज ब्रदर, लास्ट है ही इज इन्फीरियर कंपेयर दैन हिज ब्रदर। साथियों हम बता दें, इन्फीरियर ये इसका पहला सही होगा, पहला गलत है, दैन लगा हुआ है, इसमें सी सही होगा, ही इज इन्फीरियर टू हिज ब्रदर, क्योंकि इन्फीरियर है, सुपीरियर है, प्रायर है, इसके साथ में कभी भी दैन का यूज कंपैरेटिव डिग्री के साथ दैन का यूज ना होकर टू का यूज होता है, अतः ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन आता है, चूज करेक्ट सेंटेंस इन द फॉलोइंग।
पहला है योर मैथमेटिक्स आर गुड, दूसरा है योर मैथमेटिक्स इज गुड, योर मैथमेटिक्स इज गुड। डी है नन ऑफ द एबव। यानी हम आपको साथियों बता दें, मैथमेटिक्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये सिंगल सब्जेक्ट है, ये सिंगल सब्जेक्ट है, इसलिए मैथमेटिक्स के साथ में मैथमेटिक्स भले ही एस लगा है लेकिन प्लूरल नहीं माना जाता है। लेकिन पर्टिकुलर जब किसी व्यक्ति की मैथमेटिक्स को बताया जाता है, मैथमेटिक्स का मतलब उसकी कैलकुलेशन को बताया जाता है, तो वहाँ प्लूरल यूज होता है, उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। अगर सब्जेक्ट होता है तो वो सिंगुलर माना जाता है। इसीलिए यहाँ पर किसी व्यक्ति योर मैथमेटिक्स, तुम्हारी मैथमेटिक्स, यानी इसका मतलब तुम्हारी कैलकुलेशन को दिखा रहा है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को नहीं दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पर आर का यूज ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन ए ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने 36। चूज करेक्ट सेंटेंस इन द फॉलोइंग, प्लीज़ गिव माई ट्राउजर्स, प्लीज़ गिव माई ट्राउजर, प्लीज़ गिव माई ट्राउजर, नॉन ऑफ द दीज। माई दोस्त मित्रों, हम आपको बता दें इसका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि ट्राउजर्स यानी ट्राउजर्स है, पेंट्स है, पैंट जो पहनते हैं हम आप, ट्राउजर्स, पैंट्स या क्लीपर, सीजर्स, ये दो भाग होते हैं। ट्राउजर्स में भी दो पैर होते हैं, इसलिए इसको ट्राउजर ना बोल के ट्राउजर्स होता है, हालांकि होता एक ही है। ट्राउजर नहीं बोलते हैं, जैसे स्पेक्टिकल्स चश्मा होता है, उसमें दो नेत्र के दो लेंस लगे होते हैं, एक का नहीं होता है, इसलिए इनके साथ हमेशा एस लगा होता है, यानी इसका ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अगला क्वेश्चन 37। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी लड़के ईमानदार हैं, सुरेंद्र ईमानदार है। निष्कर्ष, सुरेंद्र एक लड़का है, सभी ईमानदार लोग लड़के हैं, यानी क्या होगा, ये भी साइलोजिज्म का क्वेश्चन है। इसको हल करने के लिए आपको यानी वेन आरेख की सहायता लेनी पड़ेगी, यानी सभी लड़के ईमानदार हैं। ये लड़के हो गए, मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ लड़के, ये एल, और ये ईमानदार हो गए, ईमानदार को शॉर्ट में लिख दिया। और सुरेंद्र एक ईमानदार है। ईमानदार तो लड़के अंदर ईमानदार यहाँ भी है, ईमानदार यहाँ भी है, दो फिगर बनेंगी। इसका मतलब एक मान लेते हैं ये सुरेंद्र हो गया एस, अब ये भी हो गया, ये लड़के हो गए और ये ईमानदार हो गए, तो ईमानदार बाहर है, ईमानदार सुरेंद्र यहाँ भी होगा क्योंकि ईमानदार है। अब देखते हैं, सुरेंद्र एक लड़का है, सुरेंद्र यहाँ लड़का है, यहाँ लड़का नहीं है, तो लड़के के खाने में नहीं है, सुरेंद्र बाहर है, और यहाँ लड़का है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक जो हमारा ये ऑप्शन गलत होता है, यानी सुरेंद्र एक लड़का है, यहाँ लड़का है, यहाँ नहीं है, ये नहीं है। दूसरा क्या है, सुरेंद्र सभी ईमानदार लोग लड़के हैं, सभी ईमानदार लड़के नहीं हैं, सभी ईमानदार लोग लड़के हैं। सभी ईमानदार तो ईमानदार सभी लड़के ईमानदार हैं, ना कि सभी ईमानदार लोग लड़के हैं, ये उल्टा हो गया। इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं ये अब ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही जा रहा है। इसका मतलब हुआ क्या हुआ, ना तो एक ना दो सही, अतः ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन आता है आपका 38। चूज द करेक्ट मीनिंग, यानी ये मीनिंग पूछ रहा है लुक आफ्टर का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है। यानी नीचे शब्द दिए हैं फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, यानी टू टेक केयर, टू लुक लाइक, दूसरा है टू टेक केयर, तीसरा है टू इंक्वायर, नन ऑफ द दी। यानी लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, यानी टेक केयर, ये ऑप्शन बी सही है। लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना होता है किसी की, यानी सावधानी रखना, इसका ऑप्शन बी ठीक है। अगला क्वेश्चन सेकंड लास्ट है आज की सीरीज का। अभी हाल ही में हमारे देश में कितने प्रांतों में सफलतापूर्वक चुनाव हुए, अभी जो हुए हैं, जिनका अभी रिजल्ट भी नहीं आया है। तो साथियों हम देखते हैं इसमें ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। साथियों आप सभी लोग जानते होंगे इसका ऑप्शन बी सही है, 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। इसका अगला क्वेश्चन आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम क्या था, हिस्ट्री से संबंधित है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द लंदन इनटू ईस्ट इंडीज, ये सी है ब्रिटिश एंड लंदन ईस्ट इंडिया कंपनी, और डी है नन ऑफ द एबव। साथियों हम आपको बता दें इसका आंसर बी सही है, यानी इसका अंग्रेजी ईस्ट इंडिया
ईस्ट इंडिया कंपनी तो सभी देशों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब होता है पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने वाली कंपनी। फ्रांस की भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इंग्लैंड की भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी और डचों की भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, लेकिन इन सब के अलग अलग नाम थे। चूँकि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द लंदन इनटू ईस्ट इंडीज था। साथियों, इसका ऑप्शन बी सही है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपको बताया जिनका हमने टेस्ट लिया था। हमने सोचा क्यों ना आपको भी इनसे लाभान्वित किया जाए, इसलिए अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक इन्हें पहुंचा रहे हैं। आप लोग भी इनको याद करके लाभ उठाइए। साथियों, हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।